दोस्तों नमस्कार। ऐसी सत्ता कभी नहीं थी, ऐसा विपक्ष कभी नहीं था। सत्ता ने जो चाहा सो किया है। विपक्ष को कहां कैसे किस रूप में निशाने पर लेना है उसने निशाने पर लिया और विपक्ष लगातार कमजोर दिखाई देता चला गया। मजबूत कैसे हो इसके लिए उसके भीतर इतने सवाल कि हर कोई अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने में ही लगा हुआ है। और शायद इसीलिए नीतीश कुमार देश में घूम क्यों रहे हैं और आज से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश के उन तमाम विपक्षी नेताओं से मिलने क्यों निकले हैं। पहली मुलाकात उनकी ममता बनर्जी से होनी है और नीतीश कुमार तो लगातार मुलाकात दर मुलाकात करते चले जा रहे हैं। लेकिन इन दोनों के समानांतर सत्ता ने जिसको चाहा वैसे उसको रगड़ दिया। मसला यह नहीं है कि चुनाव आयोग और सीबीआई और ईडी का जिक्र हो। जिक्र तो इस देश के भीतर में हर नेता का हो सकता है। सत्ता ने उसे कैसे रगड़ा और किस तरीके से उसको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। और राजनीतिक तौर पर खुद की मजबूती के लिए विपक्ष जिस रास्ते चल पड़ा है, हमें लगता है आज उस पर से पर्दा उठाने की जरूरत है। क्योंकि जब सब कुछ ढह रहा है बावजूद इसके विपक्ष मुगालते में है। हमें लगता है हर सिलसिले को आज समझिए, क्योंकि पहली बार मौका इस बात को लेकर मिला है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच जब कोई निर्णय देती है उस निर्णय के खिलाफ केंद्र सरकार यानी मोदी सत्ता अध्यादेश ले आती है और अध्यादेश के खिलाफ पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष एकजुट हो जाए। इसके लिए आज से अरविंद केजरीवाल देश की यात्रा पर निकल पड़े। पहली मुलाकात ममता बनर्जी से होगी। यानी राज्यसभा में किसी तरीके से अगर सरकार को मात दे दी जाए और आंकड़े अपने अनुकूल कर लिए जाएं, जब समूचा विपक्ष एकजुट हो जाए, क्या यह हो सकता है? और क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहां पर राज्यसभा में बीजेपी कमजोर हो जाए? कितनी तादाद है उसकी, कितनी तादाद विपक्ष की है, जिक्र सबका होगा। लेकिन हमने शुरुआत की है उस पर्दे को हटाने से जहां पर विपक्ष की एकजुटता, नीतीश कुमार का भ्रमण और उनके साथ तेजस्वी यादव लगातार पीछे डोलते चलते नजर आ रहे हैं और लग ऐसा रहा है जैसे वाकई विपक्ष मिल ही जाएगा। लेकिन सवाल इतने सारे हैं जिसके जवाब दे पाने की स्थिति में आते आते हो सके तो आपके जुबान से यह ना निकल जाए ये कैसा सर्कस चल रहा है। चलिए इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं और उसके बाद हर प्रक्रिया को परखेंगे। इस देश की राजनीति के भीतर विपक्ष की क्या हैसियत, उसकी कितनी राजनीतिक ताकत, लोकसभा में किसकी कितनी हैसियत, उसके जो सवाल उसका जवाब कौन देगा। नीतीश कुमार ने जब पहली मुलाकात अरविंद केजरीवाल से की तो अरविंद केजरीवाल ने खुले तौर पर कहा हम समर्थन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि समर्थन और एकजुटता का जिक्र होगा तो फिर सीटों का बंटवारा होगा। बंटवारा होगा तो ऐसे में दिल्ली की सीट हम कैसे दे देंगे, पंजाब की सीट हम कैसे दे देंगे। इसी अरविंद केजरीवाल से नीतीश कुमार जब दोबारा मिलते हैं तो केजरीवाल कहते हैं अब हम मुश्किल में हैं। केंद्र सरकार देखिए मनमानी पर उतर आई है, संविधान को ताक पर रख रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अध्यादेश से पलटना चाहती है, तो कांग्रेस को चाहिए कि वो हमारा समर्थन करे। नीतीश कुमार बोले अच्छा मैं जाता हूं कांग्रेस के दरवाजे पर। लेकिन पहली मुलाकात जब कांग्रेस के नेताओं से हुई जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उस वक्त कांग्रेस ने नहीं कहा कि हम समर्थन दे सकते हैं अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि ये लगातार उलटते पलटते रहते हैं और पता नहीं कब किस दिशा में किसके साथ खड़े हो जाएं और कहें कि राजनीति यही है, तो इनके साथ तो खड़ा हुआ नहीं जा सकता है। क्योंकि 2019 के चुनाव में भी इन्होंने कहा था कितनी सीट चाहिए और तब हमारी सहमति हो गई थी कि आप 4 सीट पर दिल्ली में लड़ लीजिए, 3 सीट पर हम लड़ेंगे। उसको भी नहीं माना आम आदमी पार्टी ने, तो इनके साथ कैसे हो सकते हैं। तो वही नीतीश कुमार दोबारा पहुंचते हैं कांग्रेस के दफ्तर में, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे। फिर मुलाकात का सिलसिला, इस बार बात आती है कि बहुत गंभीर है केजरीवाल और हो सकता है वो दिल्ली और पंजाब को लेकर कोई समझौता कर ले, लेकिन वो एक गारंटी चाहते हैं पहले कि राज्यसभा में कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो उस अध्यादेश के खिलाफ जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सारी ताकत समेटकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये पूरी ताकत देता है, यानी दिल्ली एलजी के हवाले कर देता है।
कांग्रेस की तरफ से बात निकली कि ठीक है हम पूछेंगे। यह ठीक है कि बात पूछने का सिलसिला दरअसल इस दौर में सामने आ गया कि शायद कांग्रेस तैयार है। और यह कल का ही जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, लेकिन इस जिक्र को होते होते रात तक कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल को सफाई देनी पड़ी, नहीं नहीं अभी ऐसा नहीं है और मीडिया गलत चला रहा है। मसला तो यह है हम अपनी दिल्ली यूनिट से पूछेंगे। तो दिल्ली यूनिट से जब पूछेंगे तब पूछेंगे, लेकिन इस बात को हवा के पर लग गए और यह उड़ान भरने लगा। तो खुले तौर पर आज के दिन इनकार हो गया, हमने कोई फैसला नहीं किया है, हम अभी भी बातचीत अपने तौर पर करेंगे और ज्यादा संभावना है कि हो सकता है मुश्किल हो जो दिल्ली यूनिट की तरफ से आवाज आई। लेकिन ऊपर से आवाज आई, टालिए, देखिए, परखिए, उसके बाद बात करेंगे। क्योंकि चुनाव के बाद जरूरत विपक्ष की जब पड़ेगी, जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर खड़ा होगा, तो अरविंद केजरीवाल के पास भी कोई दूसरी स्थिति नहीं होगी। तो चुनाव के बाद समर्थन लिया जा सकता है, इस दरवाजे को खोले रहिए। तो नीतीश कुमार इन्हीं शब्दों के आश्रय वहां से चल पड़े। लेकिन सवाल है कि यही नीतीश कुमार जब पहली बार ममता बनर्जी से मिले तो ममता बनर्जी ने खुले तौर पर कहा कैसे कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं। अभी चंद महीने पहले ही तो हम बॉम्बे गए थे, शरद पवार हमारे साथ थे और हमने भरी मीडिया में कहा था हमें विपक्ष एकजुट चाहिए, लेकिन कांग्रेस मुक्त विपक्ष चाहिए। और वही ममता बनर्जी दूसरी मीटिंग में कहती है ठीक कह रहे हैं, आप बिहार में जेपी को याद कीजिए और एक वहीं पर बैठक बुलाइए, कुछ निकलेगा आंदोलन की शक्ल में तो वह पटना से ही निकलेगा। और जैसे ही कर्नाटक चुनाव के परिणाम आए और कांग्रेस जीत गई, ममता बनर्जी एक तीसरे फोल्ड में आकर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कांग्रेस जहां मजबूत वहां हमारा साथ। लेकिन कांग्रेस को साथ तो उनका भी देना होगा जहां पर कांग्रेस मजबूत नहीं, लेकिन कोई छत्रप मजबूत अपने तौर पर है। तो मामला यहां भी अटक गया, लटक गया। नीतीश कुमार की मुलाकात शरद पवार से होती है, उद्धव ठाकरे से होती है और महाराष्ट्र की राजनीति में ना तो अखिलेश को कुछ लेना देना है, ना ममता बनर्जी को लेना देना है, ना तेजस्वी यादव को लेना देना है, ना केसीआर को लेना देना है। लेना देना तो अपने तौर पर कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस की सहमति और गठबंधन ही जब शिवसेना और एनसीपी के साथ है तो फिर मुश्किल क्या है। तो वहां पर मुश्किल उतनी ज्यादा नहीं हुई और अपने तौर पर शरद पवार ने कहा एकजुटता बहुत जरूरी है और यह काम आप कर दें तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर उन लोगों की कोई दखलंदाजी नहीं है जो अपनी अपनी जगहों पर एक दखलंदाजी किसी दूसरे की चाहते हैं, लेकिन पीछे छोटे हैसियत में। और अखिलेश यादव ने इसीलिए इस दौर में पहली मुलाकात में जिक्र नहीं किया, जब नीतीश कुमार उनसे मिलने गए तब जिक्र नहीं इस बात का किया, जिक्र तब किया जब ममता बनर्जी ने कह दिया। तो उन्होंने कहा जहां हम मजबूत वहां कांग्रेस हमारा साथ दे। यह परिस्थिति के भीतर में हमें लगता है एक मीटिंग केसीआर की याद कीजिए। इस दौर में केसीआर भी निकले, उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की, उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, केजरीवाल से मुलाकात की, ममता बनर्जी से मुलाकात की, अखिलेश यादव से मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद जब उन्होंने एक रैली की व्यवस्था की तेलंगाना के भीतर में, तो वहां पहुंचने वालों में केजरीवाल थे। उन्होंने मुलाकात केरल के मुख्यमंत्री विजयन से भी की, तो वहां पर विजयन भी पहुंचे, केजरीवाल भी पहुंचे, वहां अखिलेश यादव भी पहुंचे, वहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री जो आम आदमी पार्टी के ही हैं वह भी पहुंचे। लेकिन इन सब के बीच एक तरफ केसीआर निकले हुए, दूसरी तरफ नीतीश कुमार निकले हुए। एक तरफ एक सहमति है, दूसरी तरफ दूसरी सहमति, और इसका असर कर्नाटक की जीत के बाद मिला। कर्नाटक की जीत में मंच पर जिन्हें कुछ लोगों को बुलाया गया वो आए नहीं, जिनको नहीं बुलाया गया उन्होंने मान लिया दरवाजे बंद हो गए हैं, जिनको नहीं बुलाया गया उसमें केजरीवाल भी थे, जिनको कर्नाटक के उस समारोह में आमंत्रित ही नहीं किया गया जो कि शपथ ग्रहण था, जहां ताकत दिखानी थी। वहां पर विजयन को नहीं बुलाया गया चूंकि केरल में आमने सामने कांग्रेस खड़ी है। वहां पर केसीआर को नहीं बुलाया गया क्योंकि केसीआर को खुले तौर पर राहुल गांधी कह चुके थे कि दरअसल यह तो बी टीम है बीजेपी की। और इसी तरीके से इन्हीं बातों का जिक्र उन्होंने अपने तौर पर किया था केरल में भी कि दरअसल इसी रूप में काम वामपंथी भी करते हैं, और केरल की भूमिका भी इसी रूप में उन्होंने रखी। इस सिलसिले के भीतर जो लगभग 9 मुलाकातों का सिलसिला अलग अलग नेताओं से हुआ, हमें लगता है एक पन्ना और पलटिए इसी विपक्ष का। जब इस देश में डेमोक्रेसी ही नहीं है और कोई पत्र लिखे और प्रधानमंत्री के पास वो पत्र जाए, और वो पत्र सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद लिखा गया,
और कहा गया इस देश में ऑटोक्रेसी आ गई है, सीबीआई और ईडी अपने तौर पर जैसे मनचाहा वैसे कम कर रही है। तो जो हस्ताक्षर करने वाले थे उसमें लेफ्ट से नहीं पूछा गया, उसमें कांग्रेस से नहीं पूछा गया, उसमें जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए उसमें टीआरएस थी, उसमें टीएमसी यानी ममता बनर्जी थी, तेजस्वी यादव थे, शरद पवार थे, शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे थी, समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव थे, केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी थे और फारूक अब्दुल्ला यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। सिर्फ 8 लोगों ने हस्ताक्षर किए। अब सवाल था कि इस देश के भीतर लोकतंत्र खत्म हो चला है। उस वक्त भी नहीं साइन किया गया, कांग्रेस को नहीं बुलाया गया, क्योंकि जहन में कहीं था कि कांग्रेस मुक्त विपक्ष बनना चाहिए। और उसके बाद जब सीबीआई और ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया तो भी 14 राजनीतिक दलों ने उस पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने में क्या जाता है, फिजिकली अपीयरेंस तो है नहीं, कोई बातचीत तो है नहीं, और संसद के भीतर उस ड्राफ्टिंग हुई लेटर की वहीं पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो जिस नेता की जो मौजूदगी हस्ताक्षर करके भेज दिया गया। लेकिन सवाल 14 था जी नहीं, वह बड़ा है। उसके बाद जब जेपीसी की मांग अडानी कांड को लेकर हो रही थी तो उसमें 20 राजनीतिक दल एक साथ निकल कर आए और पार्लियामेंट के परिसर में घूमने लगे, बताने लगे कि देखिए हम एकजुट हैं अडानी कांड को लेकर। लेकिन तानाशाही तो आ चुकी है पहले ही, जिसका जिक्र पत्र के जरिए सिसोदिया की गिरफ्तारी के वक्त विपक्ष कर चुका था, माइनस लेफ्ट और माइनस कांग्रेस। अब जब तानाशाही आ चुकी है तो जेपीसी पर प्रधानमंत्री क्यों किसी बात का जिक्र करे, तो उन्होंने किसी बात का जिक्र नहीं किया। और जेपीसी की मांग अभी भी बरकरार है, अभी भी चल रही है, और वो बरकरार इस रूप में है कि उसमें कांग्रेस ने अपने तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा और जो 20 राजनीतिक दल जुड़े, खड़गे ने कहा कि देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है और अगर सत्ताधारी पार्टी के कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी गई तो लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। और इस देश के भीतर का 50 लाख करोड़ का बजट पार्लियामेंट के भीतर 12 मिनट में पास हो सकता है, तो इसका मतलब है अब यह सत्ता कुछ भी कर सकती है। तो इस सत्ता ने कुछ भी किया और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले को अध्यादेश के जरिए खारिज करवा दिया। और अब उस दिशा में केंद्र सरकार बढ़ गई, जहां उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया कि महाराज आपने जो फैसला दिया था उसको बदलिए, अब तो हम अध्यादेश ले आए हैं और पार्लियामेंट से बड़ा कुछ नहीं होता है, तो पार्लियामेंट में फैसला होने दीजिए, उससे पहले बदल जाइएगा तो अच्छी बात है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और पार्लियामेंट में हमारी ताकत है, उसकी चिंता मत कीजिए, हम उस ताकत का जिक्र करें। दरअसल उस दिन जो 20 राजनीतिक दल थे उनके नाम भी आपको जानना चाहिए, कांग्रेस, टीआरएस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, सीपीएम, सीपीआई, जेडीयू, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, आरएलडी, एनसीपी, शिवसेना, केरला कांग्रेस, एमडीएमके, वीसीके, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ थी। अब यहां पर एक दूसरा सवाल आया कि नीतीश कुमार जो मशक्कत कर रहे हैं, 12 अप्रैल को राहुल गांधी से और खड़गे से मिलते हैं, वहां से निकलकर केजरीवाल के यहाँ चले जाते हैं, फिर कल केजरीवाल के यहाँ पहले जाते हैं, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं राहुल गांधी और खड़गे के पास, और फिर उस बीच में अखिलेश यादव से मिलते हैं 24 अप्रैल को, फिर ममता बनर्जी से मिलने चले जाते हैं, आज केजरीवाल ममता बनर्जी से मिलने चले गए, नवीन पटनायक से भी 9 मई को मुलाकात की नीतीश ने, लेकिन कहा पुराने मित्र हैं, हम दोनों की बुजुर्गियत को देखिए, तो सबने उनकी बुजुर्गियत को देखा। 10 मई को जाकर हेमंत सोरेन से भी मिल लिए, 11 मई को जाकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी मिल लिए। मुलाकात में कोई यानी मेहनत में कोई कमी नहीं है। अब यहां पर सवाल है कि आज से जो निकले हैं अपने तौर पर केजरीवाल इस देश की यात्रा के लिए, उनके पास क्या है? राज्यसभा में 238 सदस्य हैं, 238 सदस्य में से 119 सदस्य होने चाहिए, तभी आप इस अध्यादेश को गिरा सकते हैं। लेकिन बीजेपी के पास 116 तो सीधे तौर पर है, यानी बीजेपी अपने 93 राज्यसभा के सदस्य उसके साथ हैं, बीजेडी के 9 हैं, वाईएसआर के 9 हैं, एआईडीएमके के 4 हैं और आरपीआई का 1 है, यानी 116 तो यही हो गए। अब चाहिए 3 इंडिपेंडेंट भी हैं, एजीपी का भी 1 है, मिजो नेशनल फ्रंट के भी 1 है, पीएमके का भी 1 है, बीएसपी का भी 1 है, टीडीपी का भी 1 है, जेडीएस का भी 1 है। इनमें से कोई 3 चला जाएगा तो खेल खत्म हो गया। और जो मशक्कत कर रहे हैं केजरीवाल या नीतीश कुमार, इस दौर में एक दूसरे से मिलकर मशक्कत कर रहे थे, उसमें एक बड़ा सवाल है कि आखिर सब ऐसा कहते क्यों हैं?
जहां पर कोई पिरोना चाहे तो पिरो ही ना पाए, और एक ऐसे तौर पर सर्कस दिखाई देने लगे। इस बात का जिक्र करने से पहले हमें लगता है राज्यसभा के भीतर 101 की स्ट्रेंथ के साथ विपक्ष खड़ा है, जो कांग्रेस के 31 हैं, टीएमसी के 12 हैं, आम आदमी पार्टी के 10 हैं, डीएमके के 10 हैं, टीआरएस के 7 हैं, आरजेडी के 6 हैं, सीपीएम के 5, जेडीयू के 5, एनसीवीपी के 4, समाजवादी पार्टी के 3, शिवसेना के 3, सीपीआई के 2, जेएमएम के 2, आरएलडी के 1। ये सारी परिस्थिति बतलाती है कि जो मशक्कत हो रही है, इस देश में लोकतंत्र नहीं है, यह देश तानाशाही के हाथ में है, और इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता जैसे मन चाहे वैसे कदम उठाएगी। अगर इस फेरिस्त को एक बार देख लीजिए, तब आप आइएगा कि इस देश की राजनीतिक हकीकत में विपक्ष का यह पूरा सर्कस क्यों चल रहा है। दरअसल ये पूरी लड़ाई के भीतर में मौजूदा वक्त में सत्ता की वो ताकत है, अगर उसे एक एक शब्दों में आप कहें तो कैसे कहेंगे? आप कहेंगे प्रियंका गांधी का घर ले लिया, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करा दी और राहुल गांधी का भी सरकारी घर ले लिया, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कर ली, ईडी ने 50 घंटे से ज्यादा राहुल से पूछताछ की, 24 घंटे सोनिया गांधी से पूछताछ की, महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ दिया, राज्यपाल ने गैर कानूनी तरीके से सरकार बनवा दी, जिसकी जिक्र अपने तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी कर चुकी है, मणिपुर को झुलसा दिया, महिला पहलवानों को सड़क पर ला दिया, न्याय की गुहार दूर की बात है, पॉस्को जैसे कानून की धज्जियां उड़ गईं, और एक ऐसा सांसद जिसके ऊपर आरोपों की फिरिस्त है, उसको छूने की दिशा में सत्ता का इशारा नहीं तो कोई छू नहीं रहा है। और इस बीच में आज 2000 रुपए की बदला बदली शुरू हो गई, लेकिन उसके बंद का ऐलान भी हो गया। और इन्हीं परिस्थितियों में दिल्ली सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश भी ले आए। इसी दौर में गुजरात के भीतर में बिल्किस बानो का मसला हो या कुछ और दंगे और जो हत्या के दोषी थे उनकी रिहाई भी हुई। इसी दौर में 4 सरकारों को लेकर सरकार, केंद्र सरकार या सत्ता की ताकत घेराबंदी कर रही है। उसमें एक छत्तीसगढ़ की सरकार है, एक तेलंगाना की सरकार है, एक ममता बनर्जी की सरकार है और एक हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ट्राइबल आदिवासी हैं, इसीलिए उनको छूने में थोड़ी घबराहट है। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी है कि इतनी लंबी फहरिस्त अगर बनाते चले जाइएगा तो हो सकता है अब बाद में यह सोचे, अच्छा ऐसा कुछ सरकार ने किया और विपक्ष अब भी संभलने को तैयार नहीं, तो विपक्ष संभले तो कैसे संभले? क्योंकि उसकी एक एक परिस्थिति को समझिए तो आपको एक तस्वीर 1 दर्जन विपक्ष के नेताओं के साथ कभी दिखाई नहीं देगी। हम 1 दर्जन नेताओं के नाम पढ़ देते हैं, जिसमें राहुल गांधी हो, जिसमें ममता बनर्जी हो, जिसमें शरद पवार हो, जिसमें नीतीश कुमार हो, जिसमें तेजस्वी यादव हो, जिसमें उद्धव ठाकरे हो, जिसमें केसीआर हो, जिसमें अखिलेश यादव हो, जिसमें हेमंत सोरेन हो, जिसमें देवगौड़ा हो, जिसमें केजरीवाल हो, जिसमें विजयन हो, जिसमें स्टालिन हो। ऐसी तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन जब हम इन नामों को पढ़ रहे हैं तो इनके साथ राज्य जुड़े हुए हैं, और इन राज्यों के साथ अगर परखना शुरू कीजिएगा तो यह कुल मिला के 189 सीट हो जाती है। 189 सीट में से जो 3 बड़े छत्रप हैं जिनकी पहचान है, उसमें एक ममता बनर्जी है, एक केसीआर है और एक स्टालिन है। इन तीनों की जीत जो है अपने राज्यों की जीत के साथ 54 सीट पर ये जीते हैं। 189 में 13 पॉलिटिकल पार्टीज ने 153 सीटों पर जो कब्जा किया है, जहां सबसे ताकतवर है ये, उसमें से 54 सीट तो सीधे माइनस कर दीजिए। ममता बनर्जी किसी से समझौता करने को तैयार नहीं, केसीआर उन्हीं से समझौता करेंगे जिनका उनके राज्य से कुछ लेना देना नहीं, यानी कांग्रेस से समझौता नहीं होगा। और डीएमके के साथ तो कांग्रेस की गठबंधन है ही तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह किसी दूसरी पॉलिटिकल के साथ कैसे जाएंगे, और वो विपक्ष के साथ खड़े रहेंगे। इसमें 2 और नेताओं का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि उनको जो जीत मिली वह बीजेपी के साथ रहकर मिली, और आज की तारीख में उनकी ताकत बड़ी है पार्लियामेंट के भीतर में। नीतीश कुमार के 16 सांसद और शिवसेना के 18 सांसद, यानी 34 सांसद तो यही हो गए। तो अगर इस परिस्थिति को और नीचे घुसना शुरू कीजिएगा और समझना शुरू कीजिएगा कि आखिर हो क्या रहा है, तब इसका अगला सवाल आपके जहन में यह आएगा कि अलग अलग राज्यों के भीतर उसको अगर आप देखना शुरू करें तो किसको घाटा किसको लाभ। जैसे ममता बनर्जी 42 सीटें वहां पर आती हैं, ममता बनर्जी ने 20 सीटें जीती हैं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे 48 सीटें आती हैं, 22 सीटें दोनों ने मिलाकर जीती है।
नीतीश और तेजस्वी दोनों मिलाकर 16 जीती हैं, 40 सीट आती है। केसीआर के पास 17 है, राज्य में 9 सीटें उन्होंने जीती है। अखिलेश यादव ने सिर्फ 5 सीट जीती है 80 में से। झारखंड के 14 में से 1 जीती है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। कर्नाटक के 28 में से 1 ही जीती है जेडीएस ने। और दिल्ली और पंजाब में से 1 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती है और 8 सीट कांग्रेस ने जीती है। यानी दोनों को फिर बांटिएगा तो इन 89 सीटों में से जो छत्रपों के पास सीट है वह तकरीबन 77 सीट है और जो कांग्रेस के पास सीट है वो सिर्फ 18 सीट है। दोनों को मिलाइएगा तो 95 सीट होती है। यानी बीजेपी के पास 94 सीट है इन जगहों पर जहां पे पूरा गठबंधन का खेल है। लेकिन यहां पर एक दूसरा सवाल, यह सवाल इसलिए बड़ा क्योंकि जैसे ही ममता कांग्रेस को सीट देगी कांग्रेस को लाभ होगा, ममता को घाटा होगा। उद्धव को घाटा हो जाएगा, शरद पवार को लाभ हो जाएगा। नीतीश कुमार को घाटा हो जाएगा, तेजस्वी और कांग्रेस को लाभ हो रहा है। केसीआर को घाटा हो जाएगा, कांग्रेस को लाभ हो जाएगा। झारखंड में हेमंत तो सोरेन और कांग्रेस दोनों को लाभ होगा। लेकिन कर्नाटक के भीतर में जेडीएस और कांग्रेस दोनों के कुछ भी नहीं है तो दोनों को लाभ होगा। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी को घाटा, पंजाब में आम आदमी पार्टी को घाटा। लेकिन पंजाब में मौजूदा सांसद चूंकि कांग्रेस के पास है तो कांग्रेस को घाटा, आम आदमी पार्टी के पास एक ही सांसद है, उसका फायदा उसको मिलेगा क्या? एक ही सीट पर उसकी मौजूदगी नहीं है। शायद इसीलिए इसके भीतर और भी माइनर एस्पेक्ट में आप चले जाइए और इसके भीतर जब जाएंगे तब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है और जहां पे समूचा विपक्ष और बीजेपी आमने सामने है, इस देश का सच क्या है? सच ये है कि जहां पे कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है वहां पर कांग्रेस के पास 128 में से सिर्फ 4 सीट है और बीजेपी के पास 120 सीटें हैं। कल्पना के परे है। यानी कांग्रेस को इस देश में खुद को खड़ा करना है। अगर वह अपने ही राज्यों में खुद को खड़ा कर ले तो उसको उस विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी जो इस दौर में उसने समर्पण कर दिया। अच्छा नीतीश बाबू अब जाइए देश भर में घूमिए और सबको एक धागे में पिरो डालिए। संभव नहीं है क्योंकि 128 आपके जहन में आ रहा होगा कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक। यहां की कुल 128 में से 120 सीट बीजेपी जीती है, 4 सीट कांग्रेस जीती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बीजेपी का एनालिसिस आप करेंगे तो 543 सीटों में से 83 सीटों पर तो है ही नहीं 3 राज्यों में, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहां की कुल 83 सीटें हो गई। इसको माइनस कर दीजिए, यानी बीजेपी लड़ रही है 460 सीटों पर और जीत रही है 300 सीट। 300 सीट में से 120 सीट जीतती है 128 में से, जहां कांग्रेस आमने सामने है, और बाकी की जो सीटें वो जीतती है 180 सीट, वह 340 जो बाकी सीटें हैं जहां पर समूचा विपक्ष, और जहां समूचे विपक्ष का मतलब इसमें वाईएसआर की मौजूदगी भी है और इसमें नवीन पटनायक की मौजूदगी भी है। हम समूचे विपक्ष का जिक्र कर रहे हैं। यानी मैसेज बहुत साफ है कि जिस कवायद में समूचा विपक्ष को लेकर नीतीश लगे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल निकले हैं, इससे पहले केसीआर थे, कभी कभी जिक्र शरद पवार कर देते हैं, कभी उधर से ममता बनर्जी बोल देती है, कभी अखिलेश यादव बोल देते हैं, कभी राहुल गांधी भी सक्रिय नजर आने लगते हैं। इन परिस्थिति के बीच का सच यह है कि जितनी सीटों पर जो उसको लड़ाई लड़नी है उसका फैसला कर लेना चाहिए, तभी यह सहमति होगी। दिल्ली में कितनी सीट पर कांग्रेस, कितनी सीट पर केजरीवाल, पंजाब में कितनी सीट पर कांग्रेस, कितनी सीट पर आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश में कितनी सीट पर आरएलडी, कितनी सीट पर समाजवादी पार्टी, कितनी सीट पर कांग्रेस, समझौता हो जाना चाहिए। और अगर इस तमाम राज्यों में सीटों को लेकर समझौता नहीं है और ये मानकर चल रहे हैं कि दरअसल एकजुट हो जाएंगे तो समूचे वोट भी एकजुट हो जाएंगे और दूसरी तरफ सत्ता जो है वो मनमाफिक किसी का घर छीन ले, किसी सरकार को बर्खास्त करवा दे, किसी को सदस्यता भंग करा दे, किसी को ईडी के दायरे में लाकर लपेट ले, किसी की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। यह मैसेज जब सत्ता की ताकत के साथ चल रहा हो तो ऐसे में सवाल सिर्फ इस विपक्ष के सर्कस भर का नहीं है, सवाल उस विजन का है जिस विजन के आश्रय कहां पर हमला करना है,
कहां पर अटैक होना है, कहां पर आंदोलन होना है, कहां पे सरोकार बनने हैं, उसको राजनीतिक तौर पर चीजें कैसे आगे बढ़ानी है और इस देश के लोगों के भीतर की मुश्किल हालात कौन से हैं, उसको कैसे राजनीतिक तौर पर सतह पर लाना है और कैसे बताना है कि तानाशाही खतरनाक होती है। यहां तो तानाशाही भी इस देश को अच्छी लगने लगेगी तो आप क्या करेंगे? इन सवालों का जवाब सर्कस में नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।